अब शुरुआत करते हैं फिर शो की और आज के क्यूज़ पर आते हैं। आज सबसे पहले मैं एक ग्लोबल क्यू डिस्कस करना चाहता हूँ आशीष, कुछ देर में डिटेल में हॉर्मन्स के साथ भी डिस्कस करेंगे क्योंकि आज जो गिफ्ट निफ्टी नीचे है उसका मेन कारण जो है वो ग्लोबल क्यूज़ है और यूएस मार्केट में ऊपरी स्तरों से काफ़ी तेज़ गिरावट आई और एक बार जरा यूएस मार्केट रखिएगा स्क्रीन पर। और खैर ये तो आप एंड ऑफ द डे देख रहे हैं, अगर आपने इंट्राडे देखा होता, जब हम सो रहे थे तो ठीक ठाक थी मार्केट और जब सुबह उठे तो एकदम मार्केट एकदम गड़बड़ा गई थी, खासतौर से नैस्डैक। अच्छा, नैस्डैक जब नीचे आता है तो वो ग्लोबल मार्केट के लिए एक फैक्टर होता है क्योंकि नैस्डैक मूव करता है डिपेंडिंग ऑन फेड क्या कह रहा है उसके ऊपर। वैसे ही हमारी आईटी का हाल बुरा है, आज थोड़ा सा और दिक्कत आ सकती है आईटी में। जेरोम पावेल ने दो तीन चीज़ें कही। एक तो उन्होंने कहा कि उनके हिसाब से मार्केट ओवर वैल्यूड है। वैसे मुझे नहीं लगता कि एक फेडरल गवर्नर को ये सब बोलने की ज़रूरत है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मतलब आरबीआई गवर्नर काम थोड़ा ना आके बोले कि मार्केट महंगा हो गया, वो मतलब आप अपना काम, रेगुलेटर का काम ये नहीं है ये बोलना कि मार्केट महंगा हो गया। हाँ, बाकी लाइनें जो बोली उन्होंने कि महंगाई और लेबर मार्केट में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, वो ठीक है। और ये बोलना कि मतलब एक रिस्क है कि आगे और इंटरेस्ट रेट कट हम नहीं कर पाएंगे, ये बात ठीक है, ये बात उनको बोलनी चाहिए। अगली लाइन प्लीज़। ये बात उनको बोलने का बिल्कुल हक है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए कि स्टॉक मार्केट बहुत एक्सपेंसिव हो गया है, वो रेगुलेटर का काम नहीं है मेरे ख्याल से। खैर एनीवे, ये एक बात हुई। दूसरा, एक डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा सब देशों को, खासतौर से जिनके ऊपर उनका कंट्रोल है, कि अब आप रशिया से तेल लेना बंद करें। और आई थिंक कहीं ना कहीं मार्केट को भी कि ये रिस्क लग रहा है कि रशियन ऑयल पे कुछ ना कुछ तो होगा और अगर उसकी वजह से क्रूड भागा तो वो हमारे लिए एक एडिड सरदर्द आएगा। अब तक एटलीस्ट क्रूड हमारे लिए ठीक ठाक रहा है। एक बार स्क्रीन पे क्रूड भी रखिएगा। कल 2% क्रूड भागा, हम करीब करीब $66 के आसपास सेटल थे पिछले कुछ दिनों से, अब हम 68 के करीब आ रहे हैं। वैसे खैर 70-75 तक प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डायरेक्शनल इशू आगे जाकर एक रिस्क बन सकता है। और इन सब के बीच में अगर आप देखें तो इंडियन रुपये ने कल ऑल टाइम लो हिट किया और हमारी करेंसी जो है ना, अब वर्ल्ड की मोस्ट अंडर परफॉर्मिंग करेंसीज में से एक हो चुकी है। कल भी देखिए किस तरीके से हम 89 की तरफ गए हैं। मतलब डॉलर इंडेक्स गिर रहा है लेकिन उसके बावजूद रुपये गिर रहा है। डॉलर इंडेक्स 97-35 पर है, हम 105-106 का भी डॉलर इंडेक्स देखा है हमने और हम ऑल टाइम लो पर आ गए। तो क्लियरली पहले एक चीज़ थी कि हमारी करेंसी आउट परफॉर्मिंग थी, अब हमारी करेंसी अंडर परफॉर्मिंग करेंसी बन गई है। और एक एफआईएस की लगातार सेलिंग, कल भी देखिए एफआईएस ने कितनी बड़ी सेलिंग की, ये एक कारण है। 29 अगस्त के बाद एफआईएस की कैश मार्केट में सबसे बड़ी बिक वाली है। ट्रेड सेटअप में एग्जैक्ट नंबर में हम डिस्कस करेंगे। हाँ, थोड़ा सा एफएनओ में उनकी कवरिंग जरूर कम हुई है, मतलब है बनी हुई है, लेकिन वो उसकी भी पेस कम हुई है। एक पॉसिबिलिटी अब ये बन रही है यहाँ से कि अब एफआईएस जो वीक शॉर्ट्स थे बस वो कवर हो चुके हैं, अब बाकी के जो शॉर्ट्स हैं ना उन्हें कवर करना ही ना पड़े। क्यों? अब 5 ही दिन बचे हैं सीरीज की एक्सपायरी में, ट्यूसडे को एक्सपायरी है। तो अगर मान लो आप कैरी भी नहीं करना चाहते तो बस आप कुछ भी ना करें तो भी ठीक है, मतलब वो शॉर्ट अपने आप एक्सपायर हो जाएंगे एक्सपायरी वाले दिन। तो ये पॉसिबिलिटी रहेगी। 25,450 के ऊपर ही बड़ी वाली कवरिंग आएगी। अब उसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है। जो पिछले 2-3 दिन के समीकरण बदले हैं ना, खासतौर से जो आईटी पे मामला बदला उसके बाद से 25,450 को क्रॉस करना अब थोड़ा मुश्किल लग रहा है।